नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्न इजी। प्राचीन भारत श्रृंखला का ये 14वां वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मौर्य काल के प्रतापी शासक अशोक की, जिसमें हम अशोक के शासनकाल की पूर्ण चर्चा करेंगे। जो अशोक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसके आगे आने वाले अपडेटेड वीडियो आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आप अगर हमारे सभी वीडियो आसानी से प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पे लर्न इजी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लर्न इजी ग्रुप पे आपको हमारे सभी वीडियो मिल जाएंगे, और जो लर्न इजी ग्रुप है इसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से आप डायरेक्ट हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो आइए बात करते हैं अशोक की। जो मौर्य काल के प्रतापी शासक अशोक, इनका जो कार्यकाल था, अशोक का कार्यकाल 273 से 232 ईस्वी पूर्व। अशोक का शासनकाल जो था वह 273 से 232 ईस्वी पूर्व रहा। अशोक जो है वो बिंदुसार की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। जब बिंदुसार की मृत्यु हुई उसके बाद बिंदुसार का पुत्र अशोक मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। अशोक के जीवन की जानकारी, जो अशोक है, जैसा कि हम जानते हैं कि मौर्य वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक है अशोक। तो अशोक का जो जीवन है इसकी जानकारी बौद्ध साहित्य, जो भी बौद्ध साहित्य हैं उनमें दिव्यवादान और सिंघली ग्रंथ, जो कि बौद्ध साहित्य हैं, जो दिव्यवादान और सिंघली हैं, ये एक बौद्ध साहित्य हैं, इनसे अशोक के जीवन की जानकारी मिलती है। तो अगर कभी ये क्वेश्चन पूछ दें कि जो अशोक है उनकी जो जीवन है उनकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो जो अशोक के जीवन की जानकारी है वो दिव्यवादान और सिंघली ग्रंथों से मिलती है। इसी एक ग्रंथ जो कि दिव्यवादान है, दिव्यवादान में ही अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी मिलता है। जो अशोक हैं उनकी माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी। ये जो नाम है ये किस ग्रंथ से मिल रहा है? तो जो सुभद्रांगी नाम है वो दिव्यवादान में अंकित है, वहीं से अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी प्राप्त हुआ है। अशोक के जो अभिलेख हैं उनमें अशोक की सिर्फ एक पत्नी, जिसका नाम कारुवाकी है, उसका उल्लेख मिलता है। अशोक के अभिलेखों से उसकी सिर्फ एकमात्र पत्नी कारुवाकी का उल्लेख मिलता है। तो अशोक की पत्नी का नाम कारुवाकी था, अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था, और जो अशोक हैं उनके जीवन की जानकारी दिव्यवादान और सिंघली ग्रंथों से मिलती है। आगे बात करेंगे सिंघली ग्रंथ। जैसा कि पीछे बताया, तो सिंघली ग्रंथ के अनुसार ही ऐसा यह ज्ञात होता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद मगध का सिंहासन ग्रहण किया था, और जो संघर्ष था, सत्ता के लिए जो संघर्ष था, वह 4 वर्षों तक चला। इन 4 वर्षों में अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके मगध का सिंहासन प्राप्त किया था, ऐसा सिंघली ग्रंथ कहता है। उसके अलावा जो अभिलेख हैं अशोक के अभिलेखों में अशोक का जो नाम है वह देवनामपीय और देवनापियादशी के नाम से संबोधित किया गया है। ये अशोक के कुछ नाम हैं जो उनके अभिलेखों में बताए गए हैं। ये नाम कौन कौन से हैं? देवनामपीय और देवनापियादशी, ये जो 2 नाम हैं, इनसे अशोक को उनके अभिलेख में संबोधित किया गया है। सबसे पहले एक मस्की अभिलेख, जो अशोक के अभिलेख हैं उसमें एक अभिलेख है मस्की अभिलेख में सबसे पहले अशोक का नाम अशोक बताया गया। अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में बताया गया? तो अशोक का नाम अशोक मस्की अभिलेख में बताया गया। उसके अलावा गुर्जरा लेख में भी इसका नाम अशोक मिलता है। जो अशोक हैं इसका नाम गुर्जरा लेख में भी अशोक ही मिलता है। दीपवंश में, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, जो दीपवंश है वो एक बौद्ध ग्रंथ है। दीपवंश में अशोक का नाम उज्जैनी करमोली, ये एक नाम है उज्जैनी करमोली। तो दीपवंश में अशोक को उज्जैनी करमोली कहा गया। तो यहाँ पर इनके कुछ उपनाम हैं, तो वो कहाँ कहाँ पर यूज किए गए हैं? तो मस्की अभिलेख में
अशोक कहा गया। गुर्जरा लेख में भी इसका नाम अशोक मिलता है। दीपवंश में इसको उज्जैनी करमौली कहा गया। इसके अलावा देवनामपीय और देवनापियदशी के नाम से भी संबोधित किया गया है। आगे बात करते हैं कल्हड़। जो कल्हड़ है उनकी पुस्तक राजतरंगिणी में अशोक ने, उसमें बताया गया है कि अशोक ने कश्मीर में वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की। तो श्रीनगर नामक नगर की स्थापना किसने की? श्रीनगर नामक नगर की स्थापना अशोक ने की। और जो श्रीनगर है उसमें जो श्रीनगर नामक नगर की स्थापना है, इसकी स्थापना का उल्लेख किसमें दिया गया है? तो ये कल्हड़ की पुस्तक राजतरंगिणी से पता चलता है कि जो अशोक हैं उन्होंने वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया, जो कि एक महत्वपूर्ण आक्रमण था, जिसकी चर्चा अशोक के शासनकाल में इस युद्ध की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में, और ये लगभग 261 ईस्वी पूर्व की बात है, उस समय अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। उस समय कलिंग की राजधानी तोसल थी। जिस समय अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया उस समय कलिंग की राजधानी तोसल थी, और जो कलिंग का राजा था वह संभवतः, कलिंग के राजा का नाम नंदराज था। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि अशोक ने आक्रमण कब किया कलिंग पर? अशोक ने कलिंग पर लगभग 261 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया। उस समय कलिंग की राजधानी तोसल थी और राजा नंदराज था। अशोक ने श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की। कलिंग युद्ध और उसके परिणामों के विषय में जो वर्णन है वो उसके 13वें अभिलेख में मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अशोक का जो भी शासनकाल रहा है उसका पूरा विवरण उसके शिलालेखों से मिल जाता है, उसके जो अभिलेख हैं उसमें पूरा वर्णन मिलता है। तो जो कलिंग युद्ध है और उसके परिणाम है उसका वर्णन अशोक के 13वें अभिलेख में मिलता है। अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। अब बात करते हैं कि जो कलिंग युद्ध था उसके क्या कारण थे, किस कारण से कलिंग पर युद्ध किया गया। तो जो अशोक था उसकी साम्राज्यवादी और विस्तारवादी, जो अशोक था उसकी नीति थी कि अपने साम्राज्य का विस्तार करें, तो उसी नीति के आधार पर उसने कलिंग पर युद्ध किया। लेकिन कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य की जो पुस्तक अर्थशास्त्र है, उसके अनुसार कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था और हाथियों को प्राप्त करने के लिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। तो ये कारण है कि अशोक की जो नीति थी विस्तारवादी और साम्राज्यवादी, उस नीति के अनुसार उसने कलिंग पर युद्ध किया, जबकि कौटिल्य के अनुसार हाथियों के लिए अशोक ने कलिंग पर युद्ध किया। अशोक के 13वां अभिलेख, जैसा कि 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, तो उसी अभिलेख से पता चलता है कि जो कलिंग का युद्ध था उसमें लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। 13वें अभिलेख से क्या स्पष्ट हुआ कि जो युद्ध था उसमें 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। इतना भीषण नरसंहार जिसमें 1 लाख लोग मारे गए, तो ऐसा नरसंहार देख करके अशोक का मन द्रवित हो गया और उसने भविष्य में कभी युद्ध ना करने का निर्णय लिया। अशोक ने यह ऐसा निर्णय लिया कि वह अब भविष्य में कोई भी युद्ध नहीं करेगा। अशोक से प्राप्त अभिलेख, जो भी अशोक से प्राप्त अभिलेख हैं, जितने भी अशोक ने अभिलेख लिखे हैं, उन अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि जो अशोक है उसका साम्राज्य उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, दक्षिण में कर्नाटक और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला था। जो अशोक था उनका शासनकाल कहाँ से कहाँ तक था? उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान तक, दक्षिण में कर्नाटक और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला था। तो ये जो शासन था इसका जो प्रमाण मिलता है वह उसके अभिलेखों से ही मिलता है। अभिलेखों से ही यह स्पष्ट है कि जो अशोक है उसका साम्राज्य इन क्षेत्रों तक फैला था। इसके अलावा जो अशोक के सीमावर्ती राज्य, जो भी अशोक की जो साम्राज्य था उसके जो सीमावर्ती राज्य थे उनमें चोल, चेर, पांड्य और केरल के शासक थे। जो अशोक थे उनके सीमावर्ती राज्य कौन कौन से थे? चोल,
चेर, पांड्या और केरल के शासक थे। ये अशोक के सीमावर्ती राज्य थे। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक भगवान शिव की पूजा करता था। राजतरंगिणी के अनुसार क्या है कि जो अशोक था वह भगवान शिव की पूजा करता था। और जो अशोक है उसने विजयेश्वर नामक शिव मंदिर का जीर्णोद्धार, उसकी मरम्मत करवाई। और ये जो मंदिर है विजयेश्वर नामक मंदिर, ये कश्मीर में स्थित है। और इसका जो पता चलता है वो राजतरंगिणी से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में एक मंदिर, जो शिव मंदिर था, उसका जीर्णोद्धार करवाया, क्योंकि जो अशोक था वह शिव का भक्त था और वो शिव की पूजा करता था। उसके अलावा हेनसांग के अनुसार अशोक को उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। जो क्वेश्चन के यार पूछा गया है कि अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी, तो अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु ने दी। और ये बताया किसने, ये बताया है हेनसांग ने। हेनसांग ने बताया कि अशोक को उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। इसके अलावा महावंश, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, महावंश के अनुसार अशोक आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक थे। एक मोगलीपुत्तिस प्रवर्तक थे, मोगलीपुत्तिस उनके संपर्क में आया। और इन्होंने, जो मोगलीपुत्तिस हैं, इन्होंने बौद्ध संगीति की अध्यक्षता भी की थी। जो मोगलीपुत्तिस हैं इन्होंने एक बौद्ध संगीति थी उसकी अध्यक्षता भी की थी। जो दूसरी बौद्ध संगीति थी उसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस ने ही की थी। तो महावंश के अनुसार, जो महावंश ग्रंथ है उसके अनुसार बाद में, क्योंकि पहले ये शिव का उपासक था, तो बाद में ये जो है आजीवक संप्रदाय के मोगलीपुत्तिस के संपर्क में आया। उसके बाद अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया पहुंचा। अशोक ने धम्म यात्रा की, तो धम्म यात्रा के अंतर्गत वह बोध गया पहुंचा। और ऐसा उसने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में किया है। अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में वह धम्म यात्रा पर गया और इस यात्रा के दौरान वह बोध गया पहुंचा। ये जो इसकी धम्म यात्रा है ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, छोटा सा लाइन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो इसने अशोक ने धम्म यात्रा की थी, तो धम्म यात्रा का जो विवरण है वह कहाँ से मिलता है, तो धम्म यात्रा का जो विवरण है वह भाब्रू लघु अभिलेख से मिलता है। जो भी अशोक के अभिलेख थे उसमें लघु अभिलेखों में एक भाब्रू अभिलेख है, उससे इसकी धम्म यात्रा का वर्णन मिलता है। तो धम्म यात्रा का वर्णन कहाँ से मिलता है, धम्म यात्रा का वर्णन भाब्रू अभिलेख से मिलता है। उसके बाद शासन के 14वें वर्ष में अशोक ने कनक मुनि बौद्ध स्तूप की लंबाई को दुगना कराया। अशोक ने कनक मुनि नाम का एक बौद्ध स्तूप था, उसकी लंबाई को दुगना कराया और ऐसा कार्य उसने अपने शासनकाल के 14वें वर्ष में किया। अब बात करेंगे अशोक के अभिलेखों की। अशोक का जो इतिहास है उसकी संपूर्ण जानकारी उसके अभिलेखों से मिलती है, क्योंकि अशोक एक ऐसा शासक था जो अपने अभिलेखों के द्वारा ही जनता को संबोधित करता था। इस वजह से उसकी सारी जानकारी उसके अभिलेखों में ही मिलती है। अब तक अशोक के 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जो कि जिसमें कुछ शिलालेख हैं, स्तंभ लेख हैं, लघु अभिलेख हैं। तो इस प्रकार उसके 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इन सभी अभिलेखों में 4 लिपियों का प्रयोग किया गया है। जो अशोक के अभिलेख हैं उनमें 4 लिपियों का प्रयोग किया गया है। ये लिपि हैं ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आरमाइक। इन 4 लिपियों का प्रयोग किया गया है और ये चारों लिपियां अलग अलग जगहों पर यूज की गई हैं। इसमें से जो आरमाइक और ग्रीक लिपि है, जो अशोक की जो आरमाइक और ग्रीक लिपि है, उस अभिलेख जो हैं वो अफ़गानिस्तान में मिले हैं। आरमाइक और ग्रीक लिपि के जो अभिलेख हैं वह अफ़गानिस्तान में। इसके अलावा जो खरोष्टी लिपि के अभिलेख हैं वह उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में मिले हैं। आरमाइक और ग्रीक लिपि के अभिलेख अफ़गानिस्तान में मिले हैं। खरोष्टी लिपि के अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से मिले हैं। इसके अलावा जो ब्राह्मी लिपि है वो हमारे जो भारत है, उत्तर भारत और जो पूर्वी भारत है, यहाँ पर उसके अभिलेख मिले हुए हैं। वो ब्राह्मी भाषा में, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो आरमाइक और ग्रीक अफ़गानिस्तान और जो खरोष्टी लिपि है वह उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से मिले हैं। अब बात करते हैं अशोक की जो राष्ट्रीय भाषा और लिपि थी वो क्या क्या थी। तो
तो अशोक की जो राष्ट्रीय भाषा और लिपि थी, तो राष्ट्रीय भाषा के रूप में पाली भाषा का यूज होता था और जो राष्ट्रीय लिपि थी वह ब्राह्मी लिपि थी। तो अशोक, यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि अशोक की भाषा और लिपि क्या थी। तो अशोक की जो राष्ट्रीय भाषा थी वह पाली भाषा थी और जो लिपि थी वह ब्राह्मी लिपि थी। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। जो अशोक के अभिलेख हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। ये कौन कौन से हैं? शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख, इन 3 भागों में अशोक के अभिलेखों को बांटा गया है, जो कि 40 अभिलेख कुल टोटल हैं। बात करते हैं शिलालेख की। शिलालेखों की संख्या 14 है। जो शिलालेख हैं उनकी संख्या 14 है और ये 8 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। 8 स्थानों से 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले टी फैंतलर ने सबसे पहले दिल्ली में अशोक के स्तंभ को खोजा था। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले अशोक के स्तंभ को किसने खोजा था। बात यहाँ पर खोजने की है, तो सबसे पहले जो अशोक का स्तंभ था वह टी फैंतलर ने खोजा था। लेकिन टी फैंतलर ने उसकी खोज की, लेकिन उसको पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं पाई। लेकिन 1837 ईस्वी में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने इन्हें पढ़ने में सफलता पाई। तो खोज की सबसे पहले टी फैंतलर ने और उनको पढ़ा सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। अब बात करते हैं अशोक के स्तंभ लेखों की। स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। स्तंभ लेखों की कुल संख्या 7 है और ये 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। स्तंभ लेख 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अब इनमें से जो इम्पोर्टेंट अभिलेख हैं उनकी बात करेंगे बारी बारी से। सबसे पहले बात करते हैं प्रयाग स्तंभ लेख की। जो प्रयाग स्तंभ लेख है वह कौशाम्बी में स्थित था। सबसे पहले प्रयाग स्तंभ लेख को कौशाम्बी में स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में अकबर इन्हें इलाहाबाद के किले में ले गए। जो अकबर थे इन्होंने बाद में इसे इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया, लेकिन जो इसका मूल स्थान था वह कौशाम्बी था। तो प्रयाग स्तंभ लेख का मूल स्थान कौशाम्बी था। इसे बाद में इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया और इसे किसने स्थापित कराया? अकबर ने स्थापित कराया। इसके अलावा प्रयाग स्तंभ लेख का एक और नाम है, प्रयाग स्तंभ लेख को रानी अभिलेख भी कहा जाता है। जो प्रयाग स्तंभ लेख है इसे रानी अभिलेख भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि रानी अभिलेख किस अभिलेख को कहा जाता है, तो प्रयाग स्तंभ लेख को रानी अभिलेख कहा जाता है और ये इस समय इलाहाबाद में अकबर के किले में स्थित है। नेक्स्ट है दिल्ली टोपर। पहले ये टोपर में स्थित था, लेकिन टोपर से इसको दिल्ली लाया गया और टोपर से दिल्ली लाने वाला जो शासक था वह फिरोज शाह तुगलक था। तो टोपर से जो अशोक का स्तंभ था वह दिल्ली कौन लाया? फिरोज शाह तुगलक लाया। और इस अभिलेख में जो ये स्तंभ लेख था इसमें अशोक के 7 अभिलेखों का उल्लेख है। दिल्ली टोपर अभिलेख पर 7 अभिलेखों का उल्लेख है। नेक्स्ट है दिल्ली मेरठ। पहले मेरठ में स्थित था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक इसको दिल्ली लाया। इसको भी फिरोज शाह तुगलक ही लाए। कहाँ से? मेरठ से। इसकी खोज 1750 ईस्वी में टी फैंतलर ने की थी। ये जो मेरठ में फिरोज शाह तुगलक ने जो मंगाया था, दिल्ली मंगाया, तो इसकी खोज जो मेरठ का जो स्तंभ लेख था उसकी खोज 1750 ईस्वी में टी फैंतलर ने की थी। तो मेरठ से दिल्ली फिरोज शाह तुगलक ने मंगवाया और उसको दिल्ली में स्थापित कराया। नेक्स्ट है रामपुरवा। यह चंपारण बिहार में स्थित था। जो रामपुरवा स्तंभ लेख है यह चंपारण बिहार में स्थित था। 1872 में इसकी खोज कार्लायल ने की थी। तो रामपुरवा जो स्तंभ लेख था उसकी खोज किसने की? तो रामपुरवा स्तंभ लेख की खोज कार्लायल ने की और ये चंपारण बिहार में स्थित था। इसकी खोज 1872 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट है लौरिया अर्राज और लौरिया नंदनगढ़। तो लौरिया अर्राज और लौरिया नंदनगढ़ ये भी चंपारण बिहार में ही स्थित हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्तंभ लेख थे जो कि अशोक से रिलेटेड थे। ये अशोक के बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ लेख थे। तो
आज के इस वीडियो में अशोक के बारे में जानकारी दी गई, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।